वेद सनातन है, अनादि काल से है और अनंत काल तक रहने वाला है। वेद की महिमा कभी कम नहीं होगी, क्योंकि वेद में एक शब्द हमको नया जोड़ना नहीं पड़ता है, या एक शब्द कोई यहाँ से निकाल नहीं सकता है। वेद में कोई मिक्स नहीं कर सकता है। तो वेद में विज्ञान भी है, गणित भी है, भूगोल भी है, खगोल भी है और सारी विद्याएं। वेद में समस्त विद्याओं का मूल विद्यमान है। कोई ऐसी विद्या नहीं होगी जो वेद में न हो। साउथ अफ्रीका गया हूँ तो वहाँ पर भी क्रेज है, लोग मुड़ रहे हैं, संस्कृत की ओर मुड़ रहे हैं। इसका ज़्यादा प्रचार तो जर्मनी में हो रहा है, बताओ आपको। वहाँ बहुत काम हो रहा है संस्कृत के ऊपर में, और विदेशों में आजकल स्कूलों में भी संस्कृत को पढ़ा रहे हैं। तो विदेशों में भी आजकल प्रभाव तो जान गए। एक तो जो आज की समस्याएं हैं, जो करंट समस्या, जैसे कि ग्लोबल वार्मिंग है, पर्यावरण प्रदूषण है, और भी अनेक समस्याएं हैं, तो इन समस्याओं का समाधान वेद में है। देखिए अभी कच्छ में बारिश कम हो रही है, आपने अनुभव किया है। तो हम अभी गुणातीतपुर में यज्ञ किए थे, वर्षा महायज्ञ करके, तो ये भी 1 मास ही हुआ है। तो जब बारिश यज्ञ किए तो 2 दिन तक 3 दिन तक लगातार बारिश हुई, और उसी अंचल में भचाऊ तालुका में किए थे, गुणातीतपुर में, तो बारिश हो गई। નમસ્તે દર્શક મિત્રો, આજે કચ્છ મિત્ર પોડકાસ્ટના સ્ટુડિયોમાં આપણી સાથે સ્વામી શાંતાનંદજી ઉપસ્થિત છે. વેદના છેલ્લા 26 વર્ષથી વેદ ઉપર કામ કરી રહ્યા છે. MA સંસ્કૃત કરેલું છે, દર્શનશાસ્ત્રી પણ રહ્યા છે. કચ્છ સાથે 2005થી તેમનો નાતો રહ્યો છે. ભવાનીપુર ગુરુકુલમાં એમણે કામ 2010થી 20 સુધી, તો 10 વર્ષ સળંગ કામ કર્યું છે. આજે દેશભરમાં વેદો ઉપર એમનું પ્રચાર પ્રસારમાં પણ એક બહુ જ સારું કામ રહ્યું છે. આપણે એમનું સ્ટુડિયોમાં સ્વાગત કરીને વેદ ઉપર ભવાનીપુર ગુરુકુલ વિશે ટૂંકમાં આપણે એમની સાથે વાત કરશું. स्वामी आपका स्टूडियो में स्वागत है. सबसे पहले तो आप बताइए कि आपको वेदों में कैसी रुचि रही? वेद में अच्छा, देखिए वेद ईश्वर की वाणी है, और मैं लगभग 1998 में गुरुकुलाश्रम से उड़ीसा गया था। वो वहाँ जानकारी मिली कि रोजड़ में ये वेद दर्शन के पढ़ाने के लिए बहुत बड़ा विद्यालय है। फिर वहाँ से मैं आ गया रोजड़ दर्शन एक महाविद्यालय, वहाँ से मुझे विस्तृत जानकारी प्राप्त हुई। आप जैसे कि वेद के प्रचार प्रसार के लिए आप किस तरह से मेहनत कर रहे हैं और किस तरह से अपना योगदान दे रहे हैं, थोड़ा बताइए. हाँ, मैं तो वेद कथा करता हूँ, और हम योग शिविर लगाते हैं, और हर दिन अपने YouTube चैनल है दर्शन योग महाविद्यालय सुंदरपुर, उसमें प्रत्येक दिन मेरा वेद प्रवचन चलता है। तो जन जन तक वेद का ज्ञान पहुँचे, इसके लिए हम YouTube के माध्यम से अभी छोटे मोटे ये वीडियो बना करके, और सीधा भी जनता के पास जा करके हम वेद प्रचार कार्यक्रम करते हैं, वेद मंत्रों पर उपदेश करते हैं। और जो वेद का उपदेश है तो ईश्वर का संदेश है, उसको हम प्रवचन के माध्यम से, शिविर के माध्यम से, कथाओं के माध्यम से जन जन तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। आपके प्रयासों को किस तरह का प्रतिभाव मिल रहा है, और आप उसको किस तरह से सफल देख रहे हैं कि आने वाले समय में और कुछ करना चाहेंगे? आजकल मैं देश भर में घूमता हूँ, लगभग देश के 15-16 प्रांत में जा चुका हूँ, जाते रहता हूँ। तो नए नए जब जगह में जाते हैं तो हमको लोग पहचान जाते हैं कि स्वामी जी आपको हम यूट्यूब में देखते हैं, आप स्वामी शांतानंद जी हैं ना? मैं कहा हाँ जी। तो अनेक लोग मिल जाते हैं कि मैं आपका वेद प्रवचन सुनता हूँ, आपसे लाभ लेता हूँ, आज साक्षात देखने को मिल रहा। बहुत इस प्रकार से कृतार्थ होते हैं वो जी। नहीं, लेकिन वो तो लोगों का है, लेकिन भविष्य में इस आपकी जो मुहिम है या जो वेद के लिए जो आपका समर्पण है, उसको और बढ़ाने के लिए आपने क्या आयोजन किया, क्या दिमाग में है आपके? हाँ, जैसे कि आपका ये कच्छ मित्र है, इसमें पहले मेरा कॉलम आता था, पता होगा आपको, वेद का हम जान देते थे। ऐसे फिर नया शुरू करने मेरा विचार हुआ है। आपके दीपक भाई तंत्री जी हैं, उनसे बात हुई है। तो ऐसे समाचार पत्र के माध्यम से और बड़े बड़े सेमिनार करके, आयोजन करके हम वेद के ज्ञान को जन जन तक पहुंचाना चाहेंगे। आपने 2005 में भवानीपुर आए, 2010 से 20 तक भवानीपुर में काम किया। तो उस समय आपने क्या काम किया था, और वो काम आज आपको किस तरह से देखने को मिल रहा है? हाँ, मैं तब संत श्री औधवराम वैदिक गुरुकुल में आचार्य था। 2005 से 2010 तक मैं बीच बीच में आता था, कार्यक्रम में आता था, प्रोग्राम में आता था। फिर 2010 से 2020 तक लगातार आचार्य पद में रहा,
वहाँ पर विद्यार्थियों को मैं पढ़ा रहा था। छोटे बच्चे भी थे और मेरे पास बड़े ब्रह्मचारी भी थे, तो उनको दर्शन, उपनिषद और वेद में पढ़ा रहा था और पूरे कच्छ में घूम घूम के प्रचार करता था। तो इस प्रकार से कच्छ में पूरे लगभग हर तालुका में मैं गया हूँ और वेद का प्रचार किया हूँ, वेद का उपदेश किया हूँ। हवन के माध्यम से, योग शिविर के माध्यम से, प्रवचन के माध्यम से, लेखन के माध्यम से मेरे पास कई सारे पुस्तकें हैं। अभी भी एक पुस्तक है वैदिक शिक्षा, प्रारंभिक शिक्षा, तो मैं लेखन के माध्यम से भी कच्छ को जागृत करने का प्रयत्न किया था, अब भी वही मैं कर रहा हूँ। ये भवानीपुर जो गुरुकुल है उसका अभी 2 दिनों में काफ़ी उसमें विस्तार हो रहा है, विकास हो रहा है जी। तो उस अंत में तो जो वेदों का जो प्रचार प्रसार है, सनातन धर्म का प्रचार प्रसार है, उसके ऊपर ही पूरी संस्था का आधार रहा है। तो आने वाले समय में भवानीपुर में वैदिक परंपरा को किस तरह से आगे बढ़ाया जाएगा या मजबूत किया जाएगा? हाँ, गुरुकुल भवानीपुर में अभी देखिए आध्यात्मिक शिक्षा और आधुनिक शिक्षा दोनों का समावेश हो चुका है। अभी मैं 2-3 दिन लगातार वहाँ रहा तो विद्यार्थियों को वेद की छोटी छोटी सूक्तियों के माध्यम से मैंने ज्ञान दिया और कई वेद मंत्रों को याद करने के लिए कहा उनको, और इसी प्रकार से फिर वेद पाठ सीखें हमारे ब्रह्मचारीगण जो विद्यार्थी वहाँ के हैं, और आगे वेद पर उपदेश कर सकें, वैदिक हवन करा सकें, तो वो एक वैज्ञानिक प्रकार से काम करें, समाज के लिए उपयोगी होवें, ये हमारी धारणा है, इच्छा है। और वहाँ पर भी हम बड़े बड़े शिविर लगाएंगे गुरुकुल भवानीपुर में भी, और जनमानस को हम वेद की ओर मोड़ेंगे, वेद से जोड़ेंगे, ऐसी हमारी योजना है। आधुनिक समय में वेद का कितना अभी महत्व है और वो कितना यथार्थ है? हाँ, देखिए वेद सनातन है, अनादि काल से है और अनंत काल तक रहने वाला है। वेद की महिमा कभी कम नहीं होगी, क्योंकि वेद में एक शब्द हमको नया जोड़ना नहीं पड़ता है, या एक शब्द कोई यहाँ से निकाल नहीं सकता है, वेद में कोई मिक्स नहीं कर सकता है। तो वेद में विज्ञान भी है, गणित भी है, भूगोल भी है, खगोल भी है, और सारी विद्याएं, वेद में समस्त विद्याओं का मूल विद्यमान है। कोई ऐसी विद्या नहीं होगी जो वेद में न हो। जैसे आजकल मोबाइल चलता है, इसको बोलते हैं वेतार की विद्या, तार नहीं है, वायरलेस विद्या, ये वेद में है। और विमान विद्या वो वेद में है, कृषि विद्या वेद में है, और ऑर्गेनिक खेती करने के बाद वेद करता है। तो कोई विद्या ऐसी नहीं है जो कि वेद में नहीं हो। कंप्यूटर के लिए भी संस्कृत, जो वैदिक संस्कृत है, एकदम उपयोगी है। वैदिक गणित बड़े बड़े समस्याओं का समाधान करने वाला है। तो आगामी काल में वैदिक संस्कृति का बहुत ज़्यादा प्रभाव रहेगा, ये हम विचार करते हैं, सोचते हैं, मानते हैं। लेकिन वेदों का आधार संस्कृत भाषा है। जी। तो वो सामान्य जन तक वो वेद का प्रचार प्रसार करने में ये भाषा का अंतराय आता है कि क्या है? आपको क्या लगता है? आपने सही कहा। देखिए संस्कृत तो ऐसी है, सभी भाषाओं की जननी है। आप किसी भाषा में डीप में जाएंगे तो उसमें पाएंगे 50% से ज्यादा शब्द संस्कृत के हैं। जैसे कि जलम संस्कृत शब्द है, ऐसे कई शब्द मिलेंगे आपको। यहाँ तक फादर भी, वो कैसे बना है, पितरह, पितरह से पीटर, पाटर, फादर। संस्कृत से लैटिन, ग्रीक होते हुए इसमें इंग्लिश बना है। तो सभी भाषाओं का मूल संस्कृत ही है, ये हमने देखा है, अनुभव किया है। संस्कृत में हम जब एमए कर रहा था मैं, तो एक पुस्तक आता है भाषा विज्ञान, तो उसमें भाषाएं कैसे बनती हैं ये बताया गया है। तो उसमें समस्त भाषाओं की जननी माँ संस्कृत को सिद्ध कर दिया गया है। बात सही है आपकी, ये प्रस्थापित हकीकत भी हो रही है। लेकिन आज जो परिस्थिति है कि हिंदू समाज या भारतीय समाज के अंदर संस्कृत भाषा का चलन बढ़ाने की आवश्यकता है। वो बढ़ेगी तब जाके वेद के प्रति लोग आकर्षित होंगे। ठीक बात। तो उसके लिए भी तो ध्यान देना पड़ेगा। हाँ, देना पड़ेगा। तो इसके लिए एक तो सरकार ने भी भारतीय शिक्षा बोर्ड का गठन किया है, अभी नया गठन हुआ है, उसमें संस्कृत का समावेश किया गया है। भारतीय वैदिक संस्कृति को लेकर के अब सरकार भी जागरूक हो रही है। कई प्रकार के संस्कृत संभाषण के शिविर चलाए जाते हैं, कई प्रकार के संस्कृत के मैगजीन आज निकल रहे हैं, और उसको जन सामान्य के लिए उपयोगी बनाया जा रहा है। बगैर संस्कृत को जाने हुए वेद को किस तरह से समझा जा सकता है? अच्छा,
संस्कृत को जाने बिना भी जो उसका संस्कृत का अनुवाद है हिंदी में, उसको हम आजकल भाष्य बोलते हैं, हिंदी भाष्य, तो हिंदी भाषा में भी वेद उपलब्ध है, संस्कृत में तो है ही, इंग्लिश में भी विद्यमान है, और भी अनेक भाषाओं में वेद का रूपांतर हो चुका है। अपने गुजरात में ही गुजराती भाषा में चारों वेद उपलब्ध हैं गुजराती भाषा में, तो इस प्रकार से अब यहाँ की भाषा में भी आप उसको समझ सकते हैं, गुजरात की भाषा में भी। तो आपको क्या लगता है कि ये जो विदेशों में भी जिस तरह से चलन बढ़ रहा है, जी जी जी, तो विदेशी काफ़ी लोग भारतीयता की तरफ आकर्षित हो रहे हैं, उसमें जी। काफ़ी योग से लेके संस्कृत से लेके वेद तक काफ़ी चीज़ों के उसके ऊपर लोगों का, विदेशी लोगों का, विश्व के लोगों का ध्यान केंद्रित हो रहा है। तो उसका प्रमाण कितना बढ़ रहा है, कितना तेजी से बढ़ रहा है, वो आपको क्या अनुभूति हो रही है? आपने विदेश गए हैं या विदेशी आपके पास आते हैं कि नहीं विदेश आते? में गया हूँ, साउथ अफ्रीका गया हूँ, तो वहाँ पर भी क्रेज है, लोग मुड़ रहे हैं, संस्कृत की ओर मुड़ रहे हैं। इसका ज़्यादा प्रचार तो जर्मनी में हो रहा है, पता हो आपको, वहाँ बहुत काम हो रहा है संस्कृत के ऊपर में, और विदेशों में आजकल स्कूलों में भी संस्कृत को पढ़ा रहे हैं, तो विदेशों में भी आजकल प्रभाव तो जान गए हैं कि संस्कृत ही सार है, इसमें विद्यार्थियों का भविष्य है, मुख्य करके चरित्र निर्माण जो आज की आवश्यकता है, जो आजकल जीएनजी की समस्या हो रही है ना, ये अगर संस्कृत पढ़ेंगे, वैदिक शास्त्र पढ़ेंगे तो उनका चरित्र बढ़िया रहेगा, राष्ट्रभक्त बनेंगे, मातृपितृभक्त बनेंगे, गुरु भक्त बनेंगे। सारा विश्व आज आतंक से परेशान है, इसका उपाय कोई है तो वेद में है, विश्व शांति वेद में आएगी बस। आप जिस तरह से वेद और संस्कृत और सभ्यता के लिए प्रचार में अपने आप को समर्पित कर रहे हैं, लेकिन लगता है नहीं है कि इसके लिए और भी कुछ आपके जैसे और भी लोग सम्मिलित होना चाहिए, और उसमें और भी प्रयास किस तरह से होने चाहिए? ऐसे मेरे समान अनेक विद्वान बनने चाहिए, ऐसे हमको बहुत विद्वानों की आवश्यकता है। जैसे अभी इसके लिए हम एक शिविर करने वाले हैं, 3 मास का शिविर हमारा शुरू होगा, उसमें हम विद्वान निर्माण शिविर करेंगे, संस्कृत पढ़ाएंगे, दर्शन पढ़ाएंगे, उपनिषद और वेद के मंत्रों को सिखाएंगे। तो 3 मास में भी एक छोटा मोटा विद्वान बन के वो गाँव गाँव जाए और वेद का प्रचार करे, ऐसा हम प्रयास कर रहे हैं। आप जिस तरह से बता रहे हैं कि आप प्रचार प्रसार के ऊपर भी ध्यान केंद्रित कर रहे हैं जी, लेकिन एक सामान्य आदमी है, सामान्य शख्स है, उसको वेद की तरफ आकर्षित करना और वेद उसको सरल भाषा में समझाने की भी काफ़ी आवश्यकता है जी, जिसको मतलब समझ लीजिए पढ़ाई में भी बहुत ही मूलाक्षर के ऊपर है। हाँ। तो उसको किस तरह से आप वेद की तरफ आकर्षित कर सकते हैं? युवाओं को, हाँ, युवाओं को नहीं, कोई भी है, कोई भी, उसको जिस तरह से वेद एक जटिल लगता है तो उसको सामान्य ज्ञान मतलब सामान्य लोगों तक पहुंचाने में किस तरह से उसका होना चाहिए? हाँ, देखिए, एक तो जो आज की समस्याएं हैं, जो करंट समस्या, जैसे कि ग्लोबल वार्मिंग है, पर्यावरण प्रदूषण है, और भी अनेक समस्याएं हैं, तो इन समस्याओं का समाधान वेद में है। तो इन समस्याओं के समाधान को हम वेद में बता करके फिर वेद के लोगों को आकर्षित कर सकते हैं कि देखो जी, ये समस्या, ये समस्या, वो समस्या है, इन सभी समस्याओं का समाधान कहाँ है तो वेद में। और फिर उन वेद के मंत्रों को खोज करके बताएंगे, देखो इस मंत्र में इस समस्या का समाधान है, तो प्रभाव पड़ेगा। आप मुझे उदाहरण स्वरूप कोई एक समस्या और उसका उकेल क्या है वेद में, उसमें बारे में छोटी सी कुछ उदाहरण दे सकते हैं? हाँ, जरूर दे सकते हैं। देखिए, अभी कच्छ में बारिश कम हो रही है, आपने अनुभव किया है, तो हम अभी गुणातीतपुर में यज्ञ किए थे, वर्षा महायज्ञ करके, ये भी 1 मास ही हुआ है। तो जब बारिश यज्ञ किए तो 2 दिन तक 3 दिन तक लगातार बारिश हुई, और उसी अंचल में भचाऊ तालुका में किए थे, गुणातीतपुर में, तो बारिश हो गई। और वेद मंत्र में लिखा है कि 99,000 जब गौ घृत की आहुति बड़े यज्ञ कुंड में दी जाएगी तो वृष्टि होगी। हमने इतनी आहुति दी और वृष्टि कर ली, और ये 2015 से कर रहे हैं, कच्छ में ही हर वर्ष कर रहे हैं, और हर वर्ष देख रहे हैं कि वेद का जो विज्ञान है सिद्ध हो रहा है, हम वृष्टि का साक्षात करा रहे हैं, और अभी भी पांध्रों में चल रहा है वृष्टि यज्ञ हमारा। तो ये कच्छ की जनता पर विश्वास हो गया कि नहीं, यज्ञ करने पर बारिश होती है और हो रही है, ये हमने प्रमाण पाया है। तो इस आपका जो प्रमाण है उसको वैज्ञानिक तौर पे किस तरह से हम लोग उसको प्रमाणित, मतलब उसको आधार मिल सके, ऐसा कुछ
जैसे हम कहते हैं कि हमारी बात सही हो रही है, हाँ जी, हाँ जी। लेकिन उसको किस तरह से एकदम प्रूव कर सकते हैं? ये प्रूफ करने के लिए कच्छ यूनिवर्सिटी वाले और जो उनका जो मापने का साधन है ना, मशीन लेके गए थे। एक बार कुकमा में किए थे और भुज में किए थे पिछले साल। तो पूरी उनकी टीम गई थी कि वृष्टि यज्ञ से क्या प्रभाव पड़ता है वायुमंडल पर, कितनी वायु को वो शुद्ध करता है और किस प्रकार से बारिश में सहयोगी है। जैसे कि एक अब उदाहरण दो, सिल्वर आयोडाइड, इससे कृत्रिम बारिश की जाती है और हम यज्ञ कुंड में चांदी के सिक्के की आहुति देते हैं, तो हम सीधे सिल्वर आयोडाइड को ऊपर पहुंचा रहे हैं और वो बारिश का माध्यम बन जाता है। इसके अलावा कोई ऐसी कोई बात, अभी जैसे कि आप बोल रहे हैं कि कोई बीमारी हो तो बीमारी को दूर करने हाँ के लिए? हाँ हाँ, ये भी है। वेद में एक औषधि अपामार्ग, यहाँ अगेड़ो बोलते हैं, अगेड़ो गुजराती में, कच्छी में, तो चिटचिटा अनेक नाम है। उसमें तो ऐसी उसकी उपलब्धि है कि से कोई माता बन प्रसव वेदना से पीड़ित हो रही है, उसकी जड़ी को आप कमर में बांध दीजिए, प्रसव वेदना कम हो जाएगी, आसानी से प्रसव हो जाएगा। ऐसे ऐसे प्रयोग हैं। तो वेद में अनेक जड़ी बूटियों का भी उल्लेख है और उसका उल्लेख जो है, उसका प्रयोग करेंगे तो उन रोगों से मुक्ति मिल रही है। लेकिन वेद का व्याप इतना ज़्यादा है, तो इतना ज़्यादा व्याप को जीवित रखने के लिए, मतलब लोगों तक पहुंचाने तो दूसरी बात है, लेकिन ये जब है वो जीवित रखने वाले भी बहुत कम सक्षम लोग हैं। हाँ जी। तो इस तरह से कैसे करना चाहिए? तो देखो, थोड़ा सा इसमें सरकार को जागरूक होना पड़ेगा। मेरी तो इच्छा ऐसी है कि हम शिक्षा मंत्री से जाके मिलें और उनको बताएं कि भाई वेद में ये है। लेकिन हमको ये समस्या आती है, हमारा जो देश है ना जी, एक धर्मनिरपेक्ष नाम से हम फंस गए हैं, जबकि वेद में कोई धर्म मत की बात ही नहीं है। सारे मत संप्रदाय के लिए सबके हित की बात है वेद में, है कि खाली हिंदू की बात नहीं है, वेद में सभी के हित की बात है। लेकिन फिर भी जब हमारा संविधान है या कोई समस्या आती है तो उसमें हम अड़चन में फंस जाते हैं, या सरकार भी नहीं कर पाती मजबूरी में। नहीं तो अगर आज वेद का विधिवत पठन शुरू हो जाए तो युवा पीढ़ी नशाखोरी से बच जाए। जो इतना सिगरेट पी रहे हैं, शराब पी रहे हैं, ये बिगड़ रहे हैं। क्यों? उसमें यम नियम की बात नहीं है, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य ये विषय नहीं है, ये विषय वेद का है। अगर वेद पढ़ाएंगे ये सारे विषय बच्चे जानेंगे। ये को एजुकेशन ये वेद में नहीं है, सह शिक्षा वेद में नहीं है। स्त्री की पाठशाला अलग हो, पुरुष की पाठशाला अलग हो। ये वेद का विधान जब चलेगा शिक्षा क्षेत्र में, ऐसे न्याय पद्धति निःशुल्क होना चाहिए। चिकित्सा, शिक्षा और न्याय ये तीनों निःशुल्क होना चाहिए, वैदिक होना चाहिए। ये तीनों वैदिक हो जाएगा तो अनेक समस्याओं का समाधान हो जाएगा। स्वामी जी, आपने बहुत कम समय में बहुत अच्छी बातें, बहुत ही काम में आए ऐसी बातें बहुत सरल शब्दों में समझाई, इसीलिए हम आपके आभारी हैं जी। और अगली बार कुछ और बातें करेंगे। शुक्रिया। धन्यवाद।